नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए एसएससी सीजीएल का हम एनालाइज कर रहे हैं। आपको मालूम होगा आपका एग्ज़ाम है 13 अगस्त से 24 अगस्त तक। उसके लिए हम सारे एस्पेक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, इसके आसपास की सारी डिटेल हम लेते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड मलेरिया कॉसिंग जर्म्स। तो मलेरिया जिससे कॉस होता है, हमारा एक प्रोटोजोआ है जिससे कॉस होता है, उसे किसने खोजा था? तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स लुइस अल्फोंस लवेरन, इन्होंने खोजा था। ये नाम इनका आप याद रखिएगा। ये भी तो पूछा जा सकता है मलेरिया किससे कॉस है, मतलब कौन सा प्रोटोजोआ है, उसका नाम क्या है, उसके बारे में बताओ। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए स्लाइड लगा दी है। जैसे कॉमन कोल्ड होता है वो किससे होता है? राइनोवायरस से। जर्मन मीसल्स होता है वो रुबेला से होता है। चिकन पॉक्स होता है वो जॉस्टर, आप याद कर लीजिए, वेरिसेला जॉस्टर पूरा नाम है। वूपिंग कफ, जिसमें खांसी जो आती है, वो जिसमें कफ होता है, वो किससे होता है? बार्दोटेला परच्यूसिस। ये परट्यूसिस पढ़ोगे आप, लेकिन परच्यूसिस इसको पढ़ते हैं। बुबोनिक प्लेग होता है, प्लेग आपने सुन रखा होगा, बुबोनिक नहीं पर सुना होगा। तो प्लेग किससे यहाँ पर होता है? पेस्टिस, यर्सीनिया प्रेस्टिस। रिंगवर्म जो कि दाद खुजली वगैरह है, ये किससे होती है? ट्राइकोफाइटम रब्रम। तो आप इसे याद कर लें, जब भी आप रब करते हैं अपनी स्किन को तो आपको रिंगवर्म होता है। इस तरीके से कुछ ट्रिक लगा के याद करने की कोशिश कीजिएगा। ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, मतलब टीबी की यहाँ पर बात की गई है। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। और भी बहुत सारे इसके प्लाज्मोडियम के टाइप हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कॉमन है जो कि लोगों को होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर नाम लिखा है। एथलेटिक फुट्स, मतलब जो फंगस वगैरह होता है, जो प्लेयर्स होते हैं उनके पैरों में, वो किससे होता है? तो मैं इसे हटा देता हूँ। ट्राइकोफेंटम मेंटाग्रोफाइट्स। तो आप इसको याद करने की कोशिश करें, किस तरीके से आप ट्रिक लगाते हैं। आप खुद अपनी लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर से याद होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स। मतलब ये नहीं पूछ रहा है कि कब मीटिंग स्टार्ट की या कब लोग बैठकर बातचीत कर रहे थे, ये पूछ रहा है कब से फोर्स में आया। तो आंसर इसका हो जाएगा 2005 से। क्योटो प्रोटोकॉल है क्या, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल, इसकी बैठक जब हुई थी 1997, बातचीत पहले से चल रही थी, लेकिन जो मेन बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में हुई थी, इसीलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया है। और ये फोर्स में आया था 16 फरवरी 2005 को। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 102 देश इसमें जुड़ गए थे और कनाडा भी विड्रॉ कर गया है अपने आप को, 2012 में विड्रॉ कर गया था। आपको ये बात याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं क्योटो प्रोटोकॉल है क्या। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है पूरी दुनिया में, उसको कंट्रोल करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया था, एक रूल बनाया गया था जिससे कि उसको कंट्रोल में किया जा सके। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन मेन पार्टिसिपेट कर रही थी, UNFCCC, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये ऑर्गेनाइजेशन इसको लीड कर रही थी। मेन फोकस था ग्रीन हाउस गैस का जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में, उसको नॉर्मल लाया जाए, मतलब जिस लेवल पर है उस लेवल पर लाया जाए। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ग्रीन हाउस गैस कौन सी हैं? मैंने तो सुन रखी है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर मैंने सारी लिख दी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरो कार्बन है और सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। तो आप ये सारे नाम याद रखिएगा, लेकिन मेन आपसे यही दोनों याद रखने हैं आपको, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर आइसोबार। तो आइसोबार क्या है? देखिए, मैंने आपको तीन चीज़ कल या परसों की जो हम एनालाइज कर रहे थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन आया था आइसोटोन का। तो हमें तीन चीज़ याद रखनी है, एक तो आइसोबार, एक आइसोटोन, एक आइसोटोप्स। तो आइसोबार के बारे में पहले बताते हैं यहाँ पर। तो आइसोबार है, यहाँ पर एटॉमिक जो नंबर है वो सेम होता है, माफ़ कीजिएगा, एटॉमिक नंबर अलग होता है और मास इसका सेम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ढूंढ लीजिए आप, एटॉमिक नंबर अलग है,
और सेम मास नंबर है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये आपके लिए आंसर है, ये एग्जाम्पल्स लिखे हैं। देखिए यहाँ पर ये तो नंबर हो गए, नंबर तो अलग अलग है, मतलब नंबर मतलब एटॉमिक जो प्रोटॉन की संख्या है, एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग है, लेकिन मास जो है दोनों में सेम है। तो ये हमारा हो गया आइसो बार। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप इसका उल्टा होता है। जैसे कि हाइड्रोजन है आपके पास, एक मान लीजिए ड्यूट्रियम है, इसके हाइड्रोजन का आइसोटोप है, यहाँ पर एक एक है और यहाँ पर दो दो है, मतलब ये ऊपर होता है मास। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मास तो अलग अलग है, लेकिन नंबर यहाँ पर सेम होने चाहिए, बिल्कुल इन्वर्स है इसका, ठीक है। एक होता है क्या, एक होता है आइसोटोन, वहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है और बाकियों में हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट्स याद रखिएगा, 3 ही है सिर्फ। आगे बात करें उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, हमारी एक ई बुक है 99 रुपीज़ की है, 60% ऑफ दे रहे हैं डायरेक्टली, और आपको ये फास्ट रिवीजन के लिए बहुत तगड़े से हेल्प करने वाली है। अगर आप इसे चाहते हैं, आपके एसएससी के एग्ज़ाम के लिए आप बहुत फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप इसे ख़रीद लें और आसानी से आप इसको पूरे सिलेबस को कवर कर पाएंगे। 4 हमने यहाँ पर सिलेबस खुद कवर किए हुए हैं और बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ पर हमने इंक्लूड किए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। C++ इज़, मतलब पूछा जा रहा है C++ है क्या? तो आपने सुना होगा एक लैंग्वेज होती है C, एक लैंग्वेज C++, एक जावा, एक हमारी होती है पाइथन, और बहुत सारी लैंग्वेजेस जैसे कि .NET हो गया, C# हो गया। ये सारी लैंग्वेजेस है क्या? ये लैंग्वेजेस सिंपल सी बात है, आपको कोई ना कोई प्रोग्राम बनाना होगा, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये सारी। क्या है? आपको कोई ना कोई प्रोग्राम बनाना है तो आप इन लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 2 तरीके की लैंग्वेज होती है, एक तो बैक एंड वाली, एक फ्रंट एंड वाली। बैक एंड वाली मतलब कि जो डेटा आपको दिखेगा नहीं, और फ्रंट एंड वाली मतलब जो डेटा आपको दिख रहा है। फॉर्म आपने भरा होगा, जब जो आपको इंटरफेस दिख रहा होता है जिसमें आपको नाम भरना है, अपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ये क्या हो गया? फ्रंट एंड वाला। और बैक एंड वाला जहाँ पे आपका डेटा सेव होगा। तो 2 तरीके की लैंग्वेज होती है। तो ये हमारी कौन सी लैंग्वेज है? बैक एंड वाली लैंग्वेज है। इस बात को याद रख लिया। अच्छा, पहला पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर और जो यूज़र है उसके बीच में इंटरफेस का काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करें। और सॉफ्टवेयर के बारे में तो शायद आप जानते होंगे, जिसको आप देख सकते हैं, छू नहीं सकते, वो हमारे सॉफ्टवेयर हैं। जैसे MS वर्ड, उसको यूज़ कर सकते हो, आप देख सकते हो, लेकिन आप ये थोड़ी ना कि उसको पकड़ के हाथ में उठा के बॉल की तरह घुमा लोगे, नहीं कर पाओगे। तो वो हमारा हो गया सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर क्या होता है? जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जिसको आप अपने हाथ में टच कर सकते हो और बॉल की तरह घुमा भी सकते हो, टूट जाए या कुछ भी हो जाए वो आपकी जिम्मेदारी है, वो हमारा हार्डवेयर होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आंसर आपके लिए लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन सी नहीं है? मतलब स्केलर क्वांटिटी पूछ रहा है। तो स्केलर क्वांटिटी यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक करंट है, जो कि आंसर हो जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन भी आपके डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, फोर्स भी आपके डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, और वेलोसिटी भी आपकी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। ये तीनों हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटी, और जो करंट है वो हमारी हो गई स्केलर क्वांटिटी। मैंने यहाँ पर आपके लिए लिस्ट लगा दी है, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। देखिए मतलब स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे 5 न्यूटन, तो 5 क्या है? ये मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने डेफिनेशन जान ली, लेकिन इसके कुछ टाइप्स हैं, मतलब एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड, मास, एनर्जी, डेंसिटी, पावर, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, वर्क। ये सब क्या है? हमारे स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेट को ही हम फोर्स कहते हैं, एक्सेलरेशन, इम्पल्स, प्रेशर, मोमेंटम, ग्रेविटी और ड्रैग, मतलब घसीटना किसी को, ये सब क्या होगा? हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। आप याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें। विच ऑर्गन हैज फिंगर लाइक आउटग्रोथ विच आर कॉल्ड एज विलाई। मतलब इनमें से किसके पास विलाई जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं? आप बताओगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में
हमारे पास विलाई जैसी स्ट्रक्चर होती है। क्यों होती हैं? एब्जॉर्प्शन जो हमारे उसमें हो रहा होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, उस प्रक्रिया को बढ़ा देता है। मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख रखा है, आप टेंशन मत लीजिए। देखते हैं कट क्यों नहीं रहा, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, तो ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरीके के धागे टाइप के निकले होते हैं। ये क्या करते हैं? खाने को ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं, जिससे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन जो न्यूट्रिशन का है वो बढ़ जाता है। क्योंकि आपको मालूम होगा इंटेस्टाइन में ही खाना काफ़ी ज़्यादा पचता भी है और काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब भी होता है, जिसकी वजह से विलाई सरफेस एरिया बढ़ाकर ज़्यादा मदद करता है एब्जॉर्ब करने में। नहीं तो ऐसा क्या होगा, अगर ये नहीं होंगे तो आप ज़्यादा वेस्ट मटेरियल निकालेंगे, क्योंकि आप क्या होगा, आपका खाना कम पचेगा और आपका वेस्ट मटेरियल ज़्यादा बनेगा आपके बॉडी में। विलाई आपको आपके वेस्ट मटेरियल को कम करने की कोशिश करता है, मतलब यही नहीं करता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कोशिश ज़्यादातर ये करता है। ठीक है, चलिए यही आंसर है और यही बात आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है सिनेप्स गैप। अब ये सुना होगा आपने तो आप कर देंगे इसको। सिनेप्स गैप इज प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो हमारे पास न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन का एक तो एंड और एक स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में कनेक्शन जो बनाता है वो गैप एक बनता है। कनेक्शन तो बनाएगा न्यूरोट्रांसमीटर, उनमें एक केमिकल होता है वो, और एक गैप को कहते हैं, उस गैप को कहते हैं सिनेप्स गैप। यहां पर मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर लगा रखी है, आप देखिए। ये तो हो गया हमारा न्यूरॉन, इसका टेल हो गया, यहाँ पे जो टेल है और जो अगले वाला उसका हेड है, ये आपस में कनेक्ट है। उसके बीच में थोड़ा सा देख रहे होंगे आप, यहाँ पे स्पेस बन गया है, तो इसी स्पेस को कहा जाता है सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। और आपको ये बात याद रखनी है, मैसेज कैसे ट्रांसफर होगा? तो मैसेज इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसफर पूरे में होता है, लेकिन इस जगह पर कैसे होता है? केमिकल्स के थ्रू होता है। केमिकल कौन से होते हैं? केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है, वो फिर अगले वाले में जाता है और मैसेज फिर ट्रांसफर, फिर ट्रांसफर, फिर ट्रांसफर, फिर आपके जहां पर जाना होता है मैसेज वहां पहुंच जाता है। ठीक है, इस पूरे मीडियम में आप ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में और यहां पर केमिकल फॉर्म में आपका मैसेज ट्रांसफर होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ रहे होंगे तो मैं गारंटेड लगा के कह सकता हूं प्रेसिडेंट का आप आंसर क्वेश्चन आते ही आप डायरेक्टली यूएसए पर पहुंच सकते हैं, लेकिन इसका आंसर यूएसए नहीं है। मैं आपको बता दूं इसका आंसर आयरलैंड है, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो चुनाव है उसका तरीका हमने आयरलैंड से लिया है। मैंने लास्ट टाइम भी एक बार आपको रिवाइज कराया था, आज फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ से कंकरेंट लिस्ट ली गई है, और जॉइंट सिटिंग ऑफ टू जो हमारी पार्लियामेंट्स हैं उनको एक साथ बैठाने का जो पूरा प्रोसेस है वो भी हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कनाडा की बात करें तो यहाँ से हमने क्या लिया है? मेन पॉइंट यहाँ पर है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसके लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। सेंटर ही की सजेशन पर तो राष्ट्रपति जी गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, तो कनाडा से हमने ये लिया है। अगर और आप देखना चाहें तो आयरलैंड हमारे क्वेश्चन में भी था, और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। जापान की बात करें तो जापान से हमने क्या लिया? मैं इसको हटा देता हूं। जापान से प्रोसीजर इस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ, मतलब जो भी लॉ है उसको किस तरीके से हम लागू करेंगे, इसके बारे में हमने जापान से लिया है। अगली बात करें तो सोवियत संघ से क्या लिया है? मतलब यूएसएसआर था उस टाइम पर, रशिया को बहुत सारे देशों से मिलकर एक बना हुआ यूएसएसआर था, उसकी बात हो रही है। तो अब आज का लेकिन वो रसिया है, तो वहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं, यही इंपॉर्टेंट है। यूके की बात करें तो पार्लियामेंट्री जो काम है वो सारा हमने यूके से लिया है। और भी अगर इंपॉर्टेंट बात की जाए तो इसमें बाई कैमरल और सिंगल जो सिटीजनशिप है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाई कैमरल मतलब राज्यों में जो विधानसभा विधान परिषद होती है ना वो, और केंद्र में जो राज्यसभा और लोकसभा होती है, वो सिस्टम हमने यूके से ही लिया है। यूएसए की बात कर ले तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, और जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मतलब उसके कार्य में कोई हस्तक्षेप ना करे, ये सारी चीज़। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मतलब चुनाव का जो प्रोसेस तो हमने आयरलैंड से लिया है। यूएसए से लिया है इम्पीचमेंट, मतलब कैसे प्रेसिडेंट को आप हटा सकते हो, महाभियोग हिंदी में होता है,
वो हमने यूएसए से लिया है। और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी हमने कहाँ से ली है? यूएसए से ली है। यहाँ पर बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी से हमने क्या लिया है? इमरजेंसी का जो सिस्टम है वो हमने जर्मनी से लिया है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया है? जो हम अमेंडमेंट करते हैं, अपने रूल्स में कुछ अमेंडमेंट करते हैं, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। और मेंबर ऑफ जो हमारे राज्यसभा है उनका इलेक्शन किस तरीके से होगा, वो भी हमने अफ्रीका से लिया है। नॉमिनेशन कहाँ से लिया है? अब दोबारा से पहुंचे, कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। लेकिन हम इलेक्शन कैसे करेंगे राज्यसभा के मेंबर्स का, वो हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और प्रियम्बल, मतलब मान लीजिए ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन सिल्वर मेडल एट रियो ओलंपिक 2016? ऐसे क्वेश्चंस भी आपके लिए आएंगे। 2012 से भी आ सकता है, 2008 से भी आ सकता है। अब यकीन मानिए अभी ओलंपिक हुआ है ना, तो आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सब एक स्टैटिक का पार्ट हो चुका है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसका सॉल्यूशन। मैंने 2 वीडियो बनाई है अपने चैनल पर ओलंपिक संबंधित, आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप बताइएगा आपका कौन सा पॉइंट रह गया है जो ओलंपिक में मैंने कवर नहीं किया। दोनों वीडियो में, एक वीडियो में मैंने सारा पहले का कवर कर रखा है, और एक वीडियो में मैंने इस साल जो हुआ है और 2016 में जो हुआ है वो पूरा कवर कर रखा है। तो आप उसको ज़रूर देख लें, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर मेडल रियो डी जेनेरियो में बैडमिंटन में पीवी सिंधु जी लेकर आई थी। वो पहली महिला बन चुकी थी जो कि सिल्वर मेडल जीती थी। इस बात को भी आपको याद रखना है। और अब इस बार भी वो ब्रॉन्ज लेकर आई हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल? तो ताजमहल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के आगरा पर है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके आर्किटेक्ट कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। ये बात आपने याद रख ली। अब मैंने उत्तर प्रदेश की सारी जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। आगरा फोर्ट को किसने बनवाया था? आगरा में है और अकबर ने बनवाया था। अकबर का टॉम्ब है जो वो सिकंदरा में है, वो अकबर ने, माफ़ कीजिएगा ये क्या हो गया, इसको रोकिए कुछ गलत सलत लिख दिया होगा मैंने। चलिए, आनंद भवन इलाहाबाद में है, मोतीलाल नेहरू जी ने बनवाया था। आराम बाग आगरा में है, बाबर ने बनवाया था। बाबा इमामबाड़ा लखनऊ में है और असफ उद दौल्ला ने बनवाया था। छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में ही है और मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। दीवान खास आगरा फोर्ट में है और शाहजहां ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी आगरा में है और अकबर ने उसकी स्थापना की थी। टॉम्ब ऑफ इत्माद उल दौला माफ़ कीजिएगा आगरा में है और नूरजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद भी आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली में भी है, आप ये भी याद रखें, जामा मस्जिद एक दिल्ली में भी है, तो वो वाला में कंफ्यूज मत होइएगा। मोती मस्जिद आगरा वाली शाहजहां ने और दिल्ली वाली औरंगजेब ने बनवाई थी। दिल्ली के जो लाल किला में है ना मोती मस्जिद, वो किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है सती बुर्ज को मथुरा में है और राजा भगवान दास ने बनवाई थी। शीश महल आगरा में है और शाहजहां ने बनवाया था। और भी बहुत सारे शीश महल है, लेकिन ये आगरा वाले की बात हो रही है। ताजमहल की बात करें तो आपको पता ही है शाहजहां ने बनवाया था और आगरा में है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अ डैश थ्रेट इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील? मतलब ऐसा कौन सा धागा है जो कि स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? आंसर हो जाएगा सिंथेटिक नाइलॉन है एक, मतलब सिंथेटिक फाइबर है नाइलॉन, ये स्टील से भी ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इज अ? बोला जा रहा है कि एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, कांस्टेंट स्पीड है, तो उसमें आप कैसा चार्ट बनने वाला है? तो मैं आपको बता दूं, जब कांस्टेंट स्पीड है मतलब सेम टाइम पर सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। कैसे? मतलब मान लो स्टार्टिंग के 2 सेकंड में आपने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, तो अगले 2 सेकंड में भी आप 2 ही मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट स्पीड आपकी चल रही है, तो मतलब स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ बन जाएगा। मैंने यहाँ पर आपके लिए ग्राफ लगा रखा है, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। यहाँ पर देखिए, अगर बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है तो सब क्या है?
मतलब सीधी लाइन जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस वाले चार्ट में देखिए स्टेडी स्पीड, मतलब स्पीड को ना बढ़ाया जा रहा है ना घटाया जा रहा है, जैसी चल रही है वैसे चल रही है। तो कैसा ग्राफ बना, बिल्कुल सीधा। स्टेशनरी, जब रुकी हुई है तो आपका टाइम तो बढ़ता रहता है ना, तो टाइम देखो बढ़ रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है। उसके बाद जब क्या हो रहा है, आप रिटर्न कर रहे हैं, मतलब आप वापस मतलब वेलोसिटी को कम कर रहे हैं, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, नीचे गिरता हुआ बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड। जब स्क्रीन में कॉनकेव मिरर की जो इमेज है वो बनती है तो वो कैसी बनती है, तो वो रियल बनती है। ठीक है, मेजॉरिटी में रियल बनती है, एक सिचुएशन में वो वर्चुअली बनती है। और वो कौन सी होती है, जब फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, हम रखते हैं हम इमेज को। जब कभी ऐसा इसका टॉपिक करेंगे तो अब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द लैटिट्यूड ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन। तो इंडिया का जो मेन लैंड है, लैटिट्यूड की बात हो रही है। एक तो होता है हमारा लैटिट्यूड सीधा सीधा, जैसे कि जम्मू से यहाँ पर को क्या हो गया, कन्याकुमारी, नहीं जम्मू है हमारा, यहाँ पे जम्मू से तमिलनाडु कन्याकुमारी, वही उसी की बात करें तो ये हमारा लैटिट्यूड लाइन हो गई। ये वाली हमारी क्या हो गई, लॉन्गिट्यूड लाइन हो गई। तो इसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर बोल रहा है भारत का एक्सटेंड कितना है, तो आंसर हो जाएगा साउथ में तो है, मैंने कल ही क्वेश्चन शायद कराया था, 8 डिग्री 4 नॉर्थ में, और ऊपर है 37 डिग्री 6 नॉर्थ में। अभी नॉर्थ ही क्यों यूज़ किया, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ मैंने ग्राफ लगा रखा है, ये हमारी इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर वाला एरिया होता है नॉर्थ, नीचे वाला होता है साउथ। ठीक है, तो भारत कहाँ पर है, नॉर्थ पे। तो यहाँ पर, यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा, 8 डिग्री का है, 8 डिग्री और 4 मिनट का, तो 8 डिग्री 4 मिनट का यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक हो गया। और कन्याकुमारी, वो जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर 37.6 डिग्री के आसपास नॉर्थ में यहाँ पर हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जा रही है, ये 8th क्लास का मैप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गिट्यूड जो लेंथ है वो क्या है, वो मतलब डिग्रियाँ क्या है, तो 67 डिग्री 7, ये क्या, इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, देखो मैं आपको यहाँ पर फिर दिखाता हूँ। अगर यहाँ से आप देखें एक सीधी लाइन है, तो ये हो गया हमारा वेस्ट और ये हो गया हमारा ईस्ट। तो सिंपल सी बात है, ये वाले पॉइंट्स कहाँ पे हैं, ईस्ट में है, तो हम ईस्ट कहने वाले हैं इसको। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, दोनों को ईस्ट कहेंगे और यहाँ पर दोनों को नॉर्थ कहेंगे। इतनी बात आप समझ गए। इधर आप पॉइंट देख सकते हैं, कक्ष का लास्ट पॉइंट है जो ये 68 पर है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे सियाचिन जो कि लद्दाख की अब जगह हो चुकी है, वहाँ पर वो लास्ट पॉइंट है। और इधर तमिलनाडु का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तमिलनाडु का तो थोड़ा कम पड़ता है, इधर अंडमान निकोबार में जगह इंदिरा पॉइंट, वो लास्ट पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू डैश टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग कॉटन मिल और वर्कर्स। तो 1918 में महात्मा गांधी कहाँ गए थे, जहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह किया था वर्कर्स के लिए, जो मिल वर्कर्स हैं उनके लिए। तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, अहमदाबाद में गए थे। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है, चलिए मैंने आगे लिख रखा है, टेंशन मत लीजिए, ये अहमदाबाद आंसर हो गया। यहाँ पर गांधी जी का पहला जो मूवमेंट था वो कौन सा था, तो आप बताएंगे 1917 में चंपारण में, बिहार के चंपारण में उन्होंने नील की खेती के लिए, किसान त्रस्त थे, उनके लिए उन्होंने एक सत्याग्रह किया था, वो पहला था। दूसरा था खेड़ा वाला जो अभी बात की है, अहमदाबाद। ठीक है, और ये 1918 में हुआ था। अगला उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को लीड किया था, और एक अली बंधु थे, उनकी मूवमेंट थी, लेकिन गांधी जी से कहकर उन्होंने लीडअप गांधी जी से करवाया था। और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था, गांधी जी ने इसको लीड किया था। और सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट मतलब डांडी मार्च जब हुआ था 1930 में, वो भी गांधी जी ने लीड किया था, वो तो आपको मालूम होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी गांधी जी ने मतलब इसको गांधी जी ने लीड नहीं किया था, इससे कहा था कि ये आप लोगों का है, अब आप करो या मरो, मतलब ये नारे वगैरह दिए थे। यहाँ पे इसके बारे में जब डिटेल में हम बात करेंगे तो वहाँ पर करते हैं, लेकिन ये जान लीजिए क्विट मूवमेंट को गांधी जी ने एटलीस्ट स्टार्ट किया था और 1942 में स्टार्ट किया था। ठीक है, ये मेन मैंने आपके लिए इंक्लूड कर दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एटलीस्ट जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्जाम है, 10 लोगों का आप ट्रांसफर भी करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। धन्यवाद।